आज हम इकाई तीसरी के अंतर्गत इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी पर्यावरणीय विघटन जो हो रहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरणीय विघटन के अंतर्गत पॉल्यूशन, प्रदूषण, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, डिफॉरेस्टेशन, जिसके अंतर्गत हम वनोन्मूलन, जो वनों की कटाई हो रही है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने देखा कि पर्यावरण प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है और जिसका इफेक्ट मानव पूरे पृथ्वी जगत को झेलना पड़ता है। इस पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रभाव वर्तमान में जो दिखाई देता है, इसके साथ साथ हमें जो हमारा भविष्य है, आगे आने वाली जनरेशन है, उनके लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होगा। जीवन स्तर पर इतनी सारी समस्याएं सामने आएंगी जिसका निवारण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज वर्तमान में भी हम पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, नई नई तकनीकी शिक्षा के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से इसका कार्य किया जा रहा है, पर्यावरणीय प्रदूषण को कम किया जा रहा है, परंतु हम अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं, पूर्णतः हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक नहीं पाए हैं। तो हम समझ सकते हैं आगे आने वाले भविष्य में क्या हम इस समस्या से उभर पाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं पर्यावरणीय प्रदूषण के अंतर्गत, जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया जा रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण के जो हमारे एनवायरनमेंट है, जिसमें पेड़ पौधे हैं, धरती है, आकाश है, मिट्टी है, व्यक्ति है, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सारी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं और इन्हीं में ही पर्यावरण प्रदूषण देखा जाता है। टाइप ऑफ पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य रूप में 8 प्रकार माने गए हैं। नंबर 1 है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। नंबर 2 है वाटर पॉल्यूशन, मतलब जल का प्रदूषण। तीसरा है सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि मृदा प्रदूषण, जिसे हम मृदा को हम मिट्टी के रूप में जानते हैं। चौथा है नॉइज पॉल्यूशन, जो कि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है, ध्वनि जो हम कानों से सुनते हैं। पांचवा है कल्चरल पॉल्यूशन, सांस्कृतिक प्रदूषण, जो कि वर्तमान में देखने को मिल रहा है। छठा है न्यूक्लियर पॉल्यूशन, जो नाभिकीय और रेडियो एक्टिव किरणों के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उसे हम न्यूक्लियर प्रदूषण कहते हैं। 7th है थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल मतलब तापीय, जो ताप बढ़ता जा रहा है उस पॉल्यूशन को थर्मल पॉल्यूशन की संज्ञा दी जाती है। फिर है ओशियन पॉल्यूशन, जो समुद्री पॉल्यूशन है, जो समुद्री स्तर में जो प्रदूषण हो रहा है उसे समुद्री प्रदूषण कहते हैं। इस तरह से हम 8 रूपों में पर्यावरणीय प्रदूषण को देखते हैं जो वर्तमान में बहुत ज्यादा स्तर तक बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की, आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला चित्र जो इंडस्ट्रियल एरिया से, जो कि चिमनियों के माध्यम से जो धुआं बाहर निकल रहा है, जिसके कारण वायु में बहुत सारी जहरीली गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और न जाने मीथेन, एथेन, ऐसे बहुत सारी हानिकारक जो गैसेस हैं जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में विचरण कर रही हैं। इस चित्र के माध्यम से आप ये भी देख रहे हैं कि इससे केवल धुआं तो निष्कासित हो रहा है, इसके साथ साथ वातावरण में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य पर भी कई तरह की हानि पहुंच रही है। हानि पशु पक्षियों के ऊपर भी पहुंच रही है, हानि उस इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास के क्षेत्रों में कई तरह के रोग पनप रहे हैं। उस रोग के कारण व्यक्ति अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता है। अस्वस्थ महसूस के साथ साथ ही व्यक्ति में जो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। दूसरे भी, अब इस वायु प्रदूषण के लिए हमें उसके कारण और निवारण, कारण आप सभी जानते हैं कि कारण क्या रहा है। इसमें सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक क्षेत्र का वायु प्रदूषण के अंतर्गत। केवल औद्योगिक क्षेत्र ही वायु प्रदूषण को प्रभावित नहीं करता है, हमारे घरेलू काम में भी उपयोग में आने वाली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वायु प्रदूषण को प्रभाव डाल रही हैं। जिसमें हम अपने व्हीकल्स यूज करते हैं, उनसे निकलने वाला धुआं है,
वो भी वायु को प्रदूषित कर रहा है। हम जो यातायात के साधन उपयोग में ले रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कर रहे हैं, उसमें भी वायु प्रदूषण का भी प्रभाव देखा जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं जो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण को जानना और उसका निवारण करना, क्योंकि जहां कारण सामने आता है तो कारण एक ऐसा कारण होता है जो व्यक्ति को के जीवन स्तर को पूरी तरह झंझोर कर रख देता है। अगर इसका निवारण नहीं किया गया, सही समय पर नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पर एक भयंकर स्थिति सामने आएगी। उस भयंकर स्थिति को झेल पाना व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होगा, जिसके लिए सरकार द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सीएनजी गैसेस का उपयोग किया जा रहा है, जो कि आप अपने व्हीकल्स में उपयोग में लेते हैं। ऐसी पेट्रोल और डीजल, इसमें भी अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल और डीजल उपयोग में लिया जाए, ताकि ऐसी हानिकारक गैसेस ना निकले जो वायु को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर ले। और सबसे बड़ा कारण है, अगर आपको वायु को प्रदूषित करना है, वायुमंडल को स्वस्थ रखना है, अच्छी शुद्ध ऑक्सीजन लेनी है, अपने पर्यावरण को बहुत सुंदर बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाएं। जैसे कि तीसरी पिक्चर में दिखाया गया, दूसरी क्लिप में पिक में दिखाया गया है कि किस तरह से हम एक पौधे के माध्यम से, हर व्यक्ति अगर एक संकल्प लेता है, पौधा लगाता है, उसके आधार पर वो वायु प्रदूषण की जो समस्याएं हैं उनको रोक सकता है। वायु प्रदूषण के अंतर्गत सबसे पहले जो भौतिक है, रासायनिक गुण है, ये सारे के सारे इसको प्रभावित करने लगते हैं। वायु प्रदूषण से कई तरह की सांस्कृतिक संपत्तियों में हानि आई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। इसके साथ ही जो औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न जो तीव्र औद्योगिक विकास है, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि है, निरंतर वन विनाश है, अनियंत्रित खनन कार्य जो हो रहा है, परमाणु अस्त्रों का जो प्रशिक्षण कार्य हो रहा है, ये सभी कारण है जो वायुमंडल को तीव्र गति से प्रदूषित कर रहे हैं। इसीलिए हमें वायु प्रदूषण के कारणों को जानने के साथ साथ उसके निवारण को जानना भी अति आवश्यक है। जैसे कि अब दूसरा जो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, जो कि जल को पूर्णतः प्रदूषित कर रहा है, जिसके अंतर्गत आप इन सारी पिक्चर्स में देख रहे हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया से आने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है, कचरा है, कचरे में पॉलीथीन्स भी हैं, पानी के अंदर मिली हुई हैं, कुछ कच्चे जो हमारे घर से निकलने वाला और उद्योगों से निकलने वाला कच्चा पदार्थ, और जो एक सूखा पदार्थ है और एक है जो गीला पदार्थ है, वो जब मिल करके बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस करते हैं जो कि वायु जल को प्रदूषित कर रहे हैं। दूसरी स्थिति में आप देख रहे हो कि इसी प्रदूषित जल में व्यक्ति नहा रहा है। आप दूसरी पिक्चर में ये देख रहे हैं कि व्यक्ति का नहाना इस जल प्रदूषण को, जल प्रदूषण के कारण मानव के अंदर और जो व्यक्ति नहाने वाला है उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां, उसकी त्वचा संबंधी बीमारियां, उसके स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, उसकी लीवर संबंधी बीमारियां, क्योंकि जब वो नहा रहा है तो उसमें कुछ पानी उसके मुंह के अंदर चला जाता है, नाक के माध्यम से चला जाता है, कान के माध्यम से चला जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां व्यक्ति के अंदर समाहित हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि इस प्रदूषित जल में को व्यक्ति अगर पीने में उपयोग में लेता है तो निश्चित तौर पर वो कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाएगा। उसमें व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, जो गले संबंधी समस्याएं आती है, वो है पेट से संबंधित जो बहुत सारे विकार हैं, बीमारियां हैं, वो भी उभर कर सामने आती है। तो उसका जीवन दिन प्रतिदिन एक बीमारियों से घिरा हुआ पाया जाता है। तीसरा जो आप देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाला जो पानी है वो सारा का सारा समुद्र के अंतर्गत आ रहा है। इस समुद्र के अंतर्गत जो पानी आ रहा है जिसमें बहुत सारे जो जीव हैं, जल के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, वो उस पानी के मिलने से उन जीवों पर कई तरह की बीमारियां आने लग गई हैं। जैसे मछलियों में भी कई तरह की बीमारियां देखी जाती हैं, मछलियां मर भी जाती हैं। उन जो मछलियों में जो बीमारियां आ चुकी है उसको व्यक्ति खाता है, जो कोई मांसाहारी है व्यक्ति अगर वो मछलियां खाता है तो वो बीमारियां उस शरीर के अंदर चली जाती है। तो इस तरह से जो जल प्रदूषण हो रहा है उसका प्रभाव न केवल मानव पर पड़ रहा है अपितु जल में रहने वाले जीवों पर पड़ रहा है। चौथी पिक में आप देख रहे हैं कि ये गंगा नदी का तट है जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं। पूजा पाठ में जो सामग्री उपयोग में ली जाती है जिसमें फूल मालाएं हैं और अगरबत्तियां हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत काम में आई जाती है, वो सारा का सारा इस जल में बहा दिया जाता है।
चाहे वो सब चीज का बहना और जल को प्रदूषित करने में सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध हुआ है, जिसकी गंगा नदी का देखा जाता है कि बहुत ज्यादा गंगा नदी अशुद्ध होती जा रही, क्योंकि वहां पर जब व्यक्ति मरता है तो उसकी अस्थियों का विसर्जन भी वहीं होता है। तो कहने का मतलब ये कि जल का प्रदूषण अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। अब वो जल पीने योग्य नहीं रहा है। जल को पीने योग्य करने के लिए, बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम उस पानी का उपयोग मानव अपने भोजन कार्य में भी कर रहा है, मानव अपने खाना बनाने में भी कर रहा है, स्वच्छता रखने में भी कर रहा है, सिंचाई में भी कर रहा है, उद्योगों में भी कर रहा है। इस तरह से अलग अलग तरह के कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग ज्यादातर पर्यटन क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। तो इस तरह से हमें जल को शुद्ध रखने के लिए प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूसरा जो कारण है वो जल प्रदूषण का है। तीसरा जो आता है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल मतलब मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण के अंतर्गत उससे पहले हमने मृदा प्राकृतिक संसाधन के अंदर मृदा के बारे में पढ़ा था कि मृदा किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है। अब उस फायदेमंद को हम देखते हैं कि वर्तमान में हम मृदा को निरंतर प्रदूषित करते चले जा रहे हैं। जैसा कि पहली पिक में देख रहे हैं आप कि ऐसा जो धरती का जो क्षेत्र है, धरती के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारा कचरा वहां पर उपस्थित है। उस कचरे से बहुत सारे रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, जो वहां के आसपास के क्षेत्र की, वहां आसपास की मिट्टी को प्रदूषित कर रही हैं। उसका उपयोग हम कृषि कार्य के अंतर्गत नहीं कर सकते। न भूमि वो रहने योग्य होती है, न ही वो कृषि कार्य करने योग्य होती है। वो भूमि किसी भी तरह से एक तरह से बंजर के रूप में वहां पर वो पड़ी रहती है। दूसरा जो क्षेत्र देख रहे हैं कि बहुत सारा मृदा प्रदूषण में जो आसपास के शहरों के क्षेत्र से जो कचरा लाया जा रहा है वो एक जगह इकट्ठा कर दिया जा रहा है, तो वहां से वायु प्रदूषण भी हो रहा है और साथ ही साथ मृदा को भी प्रदूषित कर रहा है। मृदा की जो ऊपरी स्तर है, उस ऊपरी स्तर के जो जितने भी खनिज लवण हैं, जिसमें मिनरल्स हैं, उस खनिज लवणों के अंतर्गत देखा जा रहा है कि वो सारे खनिज लवण धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। और तीसरे में आप देख रहे हो मृदा प्रदूषण से ये जो कचरा हो रहा है, इसमें जो जानवर जो चल रहे हैं, इससे जानवरों पर भी प्रभाव हो रहा है। मृदा तो प्रदूषित हो रही है, वहां पर जो आसपास के जो पशु हैं वो वहां पर उस कचरे को जो खा रहे हैं, तो वो उनके शरीर पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो इस तरह से मृदा मुख्य रूप से न केवल मृदा को ही प्रदूषित कर रही है, मतलब ये कचरा, अपितु मानव को भी प्रदूषित कर रहा है। और साथ ही देखा जा रहा है कि जो जानवर हैं, जो जानवर खाने वाले जो जानवर हैं, उसको भी प्रदूषित कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज जो कि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि जो कि हमारे कानों के द्वारा सुनी जाती हैं, उसके कानों के माध्यम से हम जो भी कुछ सुनते हैं वो हम सब कुछ कानों के द्वारा सुनते हैं, चाहे वो ध्वनि हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे किसी से वार्तालाप करते समय जितने भी शाब्दिक संकेत, शाब्दिक बातें हैं, वो सारी की सारी श्रवणेंद्रियों द्वारा सुनी जाती हैं। तो देखा जाता है कि जहां जहां ध्वनि बहुत ज्यादा तीव्र होती जाती है, जैसे उसका स्तर बढ़ता जाता है ध्वनि का, तो व्यक्ति के कानों में कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। बीमारियों के अंतर्गत सबसे बड़ी जो बीमारी होती है, उसके कान में दर्द रहना। दूसरा होता है धीरे धीरे उसको सुनाई कम देना। अगर व्यक्ति को सुनाई कम देगा तो वो किसी भी व्यक्ति की बात का ना तो जवाब दे पाएगा, ना चीज को समझ पाएगा। तो नॉइज पॉल्यूशन भी आज सबसे बड़ी समस्या है। वर्तमान में आप देख रहे हैं टीवी का, घर में भी नॉइज पॉल्यूशन देखा जाता है, जिसमें टीवी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज कर दिया जाता है। जो जितने भी सांस्कृतिक समारोह हैं, चाहे वो हमारे घरेलू फंक्शंस हो, चाहे वो हमारे सामाजिक स्तर पर जो फंक्शंस होते हैं, चाहे वो हमारे सरकारी स्तर पर जो फंक्शंस होते हैं, उनमें जो लाउड स्पीकर्स यूज में लिए जाते हैं, जो तकनीकी यूज में ली जाती है, वो सारी की सारी ध्वनियां व्यक्ति के मानसिक स्तर पर तो प्रभाव डालती है, मानसिक तनाव तो डालती है, साथ ही साथ उसको शारीरिक कष्ट भी देती है, जिसमें उसके कानों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। वर्तमान में सरकार द्वारा ध्वनि नियंत्रक यंत्र का भी निर्माण किया गया है, जो कि ज्यादातर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में करा जाता है, और कुछ सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में भी इसका उपयोग किया जाने लगा है। तो नॉइज पॉल्यूशन भी एक सबसे बड़ी समस्या है, जो व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव डालती है। और इसमें ये देखा जाता है कि
व्यक्ति के कान के अंदर के जो पर्दे हैं, बहुत पर्दा बहुत पतला होता है और वो पतला धीरे धीरे वो जो कान का पर्दा है वो फटने लगता है। उसके कारण उसकी कानों में सुनने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। तो इसके लिए हमें प्रयास क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे यंत्रों का उपयोग करना पड़ेगा ताकि व्यक्ति के न तो मानसिक स्तर पर प्रभाव डाले, न उसके कानों पर किसी तरह का इफेक्ट डाले। कानों पर इफेक्ट, क्योंकि एक व्यक्ति के कान ही एक ऐसे साथी होते हैं जो व्यक्ति को पूरी तरह से समाज में रहने, अपने आप को अभिव्यक्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। फिर है कल्चरल पॉल्यूशन, सांस्कृतिक प्रदूषण। सांस्कृतिक प्रदूषण भी एक वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है। सांस्कृतिक प्रदूषण के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो भी जैसे कि इंटरनेट का एक सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रदूषण करने में सहायक सिद्ध हुआ है। मीडिया है, मीडिया के अंतर्गत भी आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जो कि बालक के मानसिक स्तर पर प्रभाव डालते हैं, व्यक्ति के मानसिक स्तर पर प्रभाव डालते हैं। इसी के साथ साथ जो टेलीविजन के ऊपर है, जो अलग अलग जो चैनल्स के ऊपर अलग अलग ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जो कि ना तो घरेलू होते हैं, ये सारे के सारे प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्तर पर, बालक के मानसिक स्तर पर डालते हैं। इसी के साथ ही हम ये देखते हैं कि व्यक्ति में जो सोचने समझने की क्षमताएं दिन प्रतिदिन घटती जा रही हैं। सांस्कृतिक प्रदूषण के अंतर्गत सबसे बड़ी बात जो आती है व्यक्ति में वर्तमान में व्यक्ति का पहनावा है, जिसमें महिलाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाता है, जिसमें पहनावा का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। वर्तमान में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका भी सांस्कृतिक प्रदूषण में सबसे ज्यादा सांस्कृतिक प्रदूषण में भारी प्रभाव पड़ा है। और जो प्रचार प्रसार किया जाता है टेलीविजन के माध्यम से, जो ऐड दिखाए जाते हैं, वो भी कुछ हद तक सांस्कृतिक प्रदूषण में सहायक सिद्ध हुए हैं। सांस्कृतिक प्रदूषण को अगर हमें रोकना है तो व्यक्ति को अपने स्तर से ही इसकी शुरुआत करनी होगी और कुछ प्रयास सरकार द्वारा भी किया जाना चाहिए कि वो इंटरनेट पर भी कुछ साइट्स के ऊपर बैन लगाएं। साथ ही साथ जो टेलीविजन है उसमें जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं उनके ऊपर भी बैन लगाया जाए। तो इस तरह का एक अगर माहौल व्यक्ति स्वयं से शुरू करे या व्यक्ति सरकार द्वारा प्रयास किए तो हम निश्चित तौर पर देख सकते हैं जो सांस्कृतिक प्रदूषण है उसको रोका जा सकता है। वर्तमान में हमारी जो संस्कृति, क्योंकि हर व्यक्ति संस्कृति से जुड़ा हुआ है, अगर हमें अपनी संस्कृति को अच्छा बनाना है, अगर हमें अपनी संस्कृति को शुद्ध बनाना है, परिपक्व बनाना है, तो हमें सांस्कृतिक प्रदूषण के प्रति एक जागरूकता रखने की आवश्यकता है। इस जागरूकता के लिए व्यक्ति को निरंतर प्रयास करने होंगे, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सांस्कृतिक प्रदूषण में विद्यालय स्तर पर प्रयास किया जाए। बच्चों को अगर इस चीज की जानकारी पहले से ही दे दी जाए तो व्यक्ति में निश्चित तौर पर इस सांस्कृतिक प्रदूषण संबंधी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि बच्चे आगे आने वाली जो जनरेशन है जो कि समाज में अपना स्थान ग्रहण करेंगी, इन सभी का प्रभाव बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंतर एक नई सोच जागृत होती है जो कि अगर बालक से शुरू की जाए, निश्चित तौर पर एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि बालक के अंतर विद्यालय स्तर पर, जिसके अंतर्गत प्राथमिक है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है और महाविद्यालय स्तर, अगर हम यूं बात करें ये जो विश्वविद्यालय स्तर तक अगर इसका लिए प्रयास किया जाए तो निश्चित तौर पर हम इस तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो ये एक तरह का है सांस्कृतिक प्रदूषण। फिर बात आता है न्यूक्लियर पॉल्यूशन। न्यूक्लियर पॉल्यूशन के अंतर्गत हम देखते हैं जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, जिसमें नाभिकीय विस्फोट है, परमाणु शक्ति का वैद्युत उत्पादन संयंत्र के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टरों से जो प्रदूषण होता है, जो नाभिकीय हथियारों द्वारा जो प्रदूषण होता है, क्योंकि जो हथियारों का उपयोग करते हैं उसमें से जो निकलने वाली जो गैसेज हैं, न्यूक्लियर्स हैं, जो परमाणु हैं, अणु हैं, वो की सारे के प्रभाव वातावरण को प्रदूषित करने में रखते हैं। इसी के साथ ही जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण में यूरेनियम है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, इस तरह के बहुत सारे तत्व हैं जो रेडियोधर्मी प्रदूषण के रूप में जाने जाते हैं, जो कि नाभिकीय प्रदूषण के लिए जाने जाते हैं। नाभिकीय विस्फोट के पश्चात अगर रेडियोधर्मी की बात करें तो इसमें व्यक्ति को धूल पृथ्वी पर
इसकी जो धूल पृथ्वी पर जो बिखरती है वो सारे के सारे जो मिट्टी को तो प्रदूषित करती है, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। तो न्यूक्लियर पॉल्यूशन है, जैसे कि आपको बताया जाए, आपको जानकारी होगी कि पोखरण क्षेत्र पर एक प्रक्षेपण का परीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत आप देखा तो वहां के आसपास के क्षेत्रों में आज वर्तमान में इतनी ज्यादा बीमारियां सामने आई हैं, उस बीमारियों का प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में व्यक्तियों में देखा जा रहा है, जिसमें व्यक्ति के शरीर पर बहुत सारे काले काले स्पॉट बन जाते हैं, त्वचा संबंधी बीमारियां आ जाती हैं, कुछ व्यक्तियों को श्वास लेने में कमी आने लगी है, मतलब श्वास पूरी प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, श्वास के अंतर्गत जो श्लेष्मा झिल्ली है उसमें सूजन आ जाना, इस तरह के कुछ आंकड़े सरकार द्वारा ये देखे गए हैं कि जहां पर प्रक्षेपण के जो परीक्षण कार्य किए जा रहे हैं उसका प्रभाव वहां के वातावरण तो पड़ रहा है, उसके साथ साथ मनुष्यों पर भी देखा जाए। तो पोखरण का जो जैसलमेर का जो क्षेत्र है वहां पर ये इस तरह की समस्याएं देखी गई हैं, जो कि वर्तमान आंकड़ों के अंतर्गत देखी गई हैं। इसी के साथ में आप देखते हैं जो मानव निर्मित जितने भी जो प्रक्षेपास्त्र हैं, जो देश को सशक्त बनाने में सहायक तो हैं, हम एक देश से दूसरे देश से अपने आप को शक्तिशाली तो बना रहे हैं, पर उसका जो शक्तिशाली होने का जो प्रभाव है उसका नकारात्मक प्रभाव राष्ट्र के ऊपर देखा जा रहा है। फिर है थर्मल पॉल्यूशन, तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण के अंतर्गत हम देखें जो वाहनों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, इसके साथ साथ जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना है, जो रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, इनसे निकलने वाली सीएफसी गैस, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं, उन गैसेस का प्रभाव ये देखा जाता है कि ओजोन परत में छिद्र कर दिया गया है। तो उस ओजोन परत से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें जो मानव को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, वो अल्ट्रावायलेट जो रेजेस हैं वो व्यक्ति के अंदर कैंसर, आज देखा हर घर के अंदर एक व्यक्ति कैंसर का मरीज पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कैंसर है वो त्वचा ब्लड कैंसर हो, चाहे शरीर के किसी भाग में कैंसर हो या त्वचा का कैंसर है। आजकल वर्तमान में सबसे ज्यादा स्किन प्रॉब्लम जो कि त्वचा कैंसर के अंतर्गत देखी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में इसके प्रोटेक्शन के लिए समर कोट का यूज किया जाता है, जिसके अंतर्गत उसके बचाव के लिए व्यक्ति करता है। तो कहने का मतलब यह है जो थर्मल पॉल्यूशन है, तापीय प्रदूषण है, उसका प्रभाव वर्तमान में तीव्र गति पर बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो विलायक जो चीजें हैं, जिसके अंतर्गत हम जो पीने के अंतर्गत उपयोग में लेने वाली जो चीजें हैं वो भी कुछ तापीय स्तर पर प्रभाव डालती हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रतिष्ठकारी है सीएफसी गैसेस का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वो छिद्र कम ना होकर उसका छिद्र बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो लेयर पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेजेस को रोकती हैं। तो अब कहने का मतलब है एक तापीय प्रदूषण भी एक तरह की जो समस्या है जो व्यक्ति को दिन प्रतिदिन कई तरह की समस्याओं से घेरे हुए हैं। फिर आता है आपका ओशियन पॉल्यूशन, समुद्रीय प्रदूषण। समुद्रीय प्रदूषण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो समुद्र के अंतर्गत जो चीजें हम उपयोग में लेते हैं, जैसे यातायात के साधन है, एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाना है, जिसमें हम जहाज का उपयोग करते हैं, अपने सामान का निर्यात करते हैं, जैसे तेल का निर्यात करना, इराक से या ईरान से जहां यहाँ तेल आयात होता है, उसके अंतर्गत आप देखते हैं बहुत सारा तेल किसमें मिल जाता है, समुद्र के अंदर मिल जाता है, क्योंकि उस तेल का रिसाव होता है। उस तेल के रिसाव के कारण जो समुद्र के पानी के अंदर मिल जाने से जो समुद्र का जो तटीय क्षेत्र है वो ज्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा मछलियां होती हैं, वहां के जो जीव हैं वो मरे हुए होते हैं। तो कहने का मतलब है जो हमारी जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोलॉजी सिस्टम है, वो उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है। और दिन प्रतिदिन समुद्रीय प्रभाव के कारण जो सक्रियता है समुद्र में के जल में बड़े पैमाने पर जीव जंतुओं के मरने को देखा जा रहा है। इसी के साथ में जो औद्योगिक से अपशिष्ट पदार्थ सीधे ही समुद्रों में भेज दिए जाते हैं, समुद्र में निष्कासित कर दिए जाते हैं, ये कारण भी समुद्र को जल को प्रदूषित करने में लगा हुआ है। और इसी के साथ में जो पर्यटन का जो क्षेत्र है, आप देखते हैं कि गोवा का जो क्षेत्र है वहां पर व्यक्तियों का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर बहुत सारी गंदगी फैला देना। महानगरों में अगर अपन बात करें
बॉम्बे की बात करें तो वहां पर भी तटीय जो क्षेत्र है वहां पर बहुत सारी गंदगी फैला देना, तो ये सारी गंदगियां ही जो जल को और ज्यादा प्रदूषित कर रही हैं। तो हमें इन सब प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता है ताकि हम एक अच्छे जल का पारिस्थितिकी के अंतर्गत अपना भरपूर प्रयास कर सके। और इसी के साथ में जो जल के अंदर जो जीव हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं उनकी ऑक्सीजन लेयर भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्योंकि जल का प्रदूषण हो रहा है। जो जो एक जल प्रदूषण का कारण यह है कि जो हिम जो क्षेत्र हैं, जो ग्लेशियर हैं वो भी पिघलते जा रहे हैं। पिघलने के कारण जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। जल के स्तर बढ़ने से जो अंदर के जो जीव हैं वो भी उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो समुद्री प्रदूषण है वो भी मानव के साथ साथ जीव जंतुओं पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो इतने प्रदूषण, हमने 8 प्रकार के प्रदूषण पढ़े, जो कि जिसके लिए हमें एक अच्छी सोच रखनी होगी, उसकी एक अच्छी पहल रखनी होगी और उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, जो कि सरकार तो कर ही रही है, अगर हम अपने आप से करें तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर है हाउ कैन एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्री एंड प्रिजर्व। हम अपने एनवायरमेंट को बहुत प्रदूषण से रहित कैसे बना सकते हैं और इसको किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, अर्थात संरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि आप चित्र में आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाएं, उसकी देखभाल करें। व्यक्ति अगर खुद ही प्रयास करे, पेड़ पौधे लगाए, ऊर्जा की बचत करें। हम पर्यावरण को प्रदूषित किस तरह से कर सकते हैं, जितनी हमें बिजली की आवश्यकता है हम उतनी ही बिजली का उपयोग करें। जैसे कि छोटी सी बच्ची इस चित्र के अंदर बता रही है कि जितना आपने बिजली का उपयोग कर लिया उसके बाद में उस बिजली के बटन को बंद कर दें। फिर है कचरादान के अंदर कचरे को छांटे, पुनः प्रयोग में लावे, कचरे की मात्रा में कमी लाएं। इसके अंतर्गत आप ये देख रहे हैं कि आप जो कचरे का रिसाइकिल करें। जैसे कि महानगरों क्षेत्रों में देखा जाता है कि बहुत सारा पानी अपशिष्ट फैल रहा है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उन सारे पानी को रिसाइकिल करके, फिल्टर करके, तकनीकी के द्वारा फिल्टर करके वो ही सप्लाई महानगरों के घरेलू महानगरों के घरों में ये भेज रही है। तो इस तरह से कचरे के अंतर्गत हम देख कि ये कचरे की जो मात्रा है उसको हमें कमी लानी होगी, इसका रिसाइकिल करना होगा। इस रिसाइकिल के आधार पर हम पर्यावरण को और अच्छा बना सकते हैं। फिर जैसे कि मेरे घर के सामने एक अध्यापिका रहती है, अपने घर की पहली मंजिल से वे कूड़े से भरी पॉलीथीन रोज बेशर्मी से नीचे गली में उछाल देती है और कूड़ा पूरी गली में फैल जाता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है एक अध्यापिका होने के नाते, अगर एक शिक्षक होने के नाते अगर इस तरह का कार्य किया जाएगा, अविवेकपूर्ण कार्य किया जाएगा, जिसका प्रभाव मानव के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कचरा सही स्थान पर डालें। दूसरे में देखिए कि विदेशों में मैंने देखा है, एक सर्वे के अंतर्गत भी देखा है, ये व्यक्ति की एक सोच भी है और एक व्यक्ति वास्तविकता को जानता है कि विदेशों में देखा है कि अरबपति लोग भी अपने कुत्ते को सैर कराने घर से निकालते हैं तो कुत्ते द्वारा फैलाई गई गंदगी को खुद साफ करते हैं हुए जाते हैं और वो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। उसे विदेशों में शहरों को खूबसूरत, ये निश्चित तौर पर ये बात देखी जाती है कि भारत जैसे देश जो कि इतना संस्कृतिवान क्षेत्र है वो इतना अच्छा प्रयास नहीं कर रहा है, जबकि विदेशों में व्यक्ति खुद अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझ रहा है। चौथा पॉइंट जो है, अपने घर का कूड़ा दूसरे घर के सामने सरकाकर हम चाहे अपने घर को कितना भी साफ सुथरा बना ले, लेकिन अपने परिवेश को साफ सुथरा नहीं बना सकते हैं। आप मानो या ना मानो, आपके द्वारा फैलाई गई गंदगी किसी रूप में भी आपकी जिंदगी को जरूर छुएगी। कहने का मतलब जो भी गंदगी आप फैला रहे हैं, चाहे वो आप अपने पड़ोस के घर में फैला रहे हो, चाहे या आप अपने घर से निकाल करके दूसरे घर में डाल रहे हो, पड़ोस के घर में फैला रहे हो, उसका प्रभाव निश्चित तौर पर आपके ऊपर आएगा, चाहे वो मानसिक स्तर के रूप में आए। वाहन से बाहर कूड़ा नहीं फेंकिए, कूड़ा एक लिफाफे में रखिए और कूड़ेदान में डालकर उसको कूड़ा डालिए। यकीन कीजिए कि ऐसा करके आप अच्छा महसूस करेंगे। घर, मोहल्ला, शहर की स्वच्छता रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि हम अपनी जिम्मेदारी समझे तो अपने परिवेश को साफ सुथरा और बहुत अच्छा और आसान बना सकते हैं। यकीनन ये छोटी छोटी हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने आप से प्रयास करें। और दूसरा है, अगर आपको पर्यावरण को प्रदूषित करना है तो जल की बचत करनी होगी। नल से जो टपकने वाला जो जल है, बूंद बूंद जो जल है, क्योंकि एक दिन में 72 लीटर जल का अपव्यय हो रहा है, उस 72 लीटर जल को हम अगर रोक सकते हैं तो रोकने का प्रयास करना चाहिए, उस लीकेज को रोकना चाहिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए जल को हम बचा के रख सकें।